आइए आइए आइए। कैसे आप? तो इसमें पहली बार आ रहे हैं। अच्छा अच्छा है, फॉर्मेट अलग है। आइए 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 आचार्य जी, आइए आसन आसन ग्रहण करें। ये क्या घूसा? नहीं, ये बीच में बजा रहा हूँ पता नहीं। आइए 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 सर, आप सीनियर सर। तशरीफ रखें। ये क्या होता है? बॉक्सिंग, दो जन लड़ेंगे तो फिर हटाओ। पहनना होता या आप इसको सीरियस मत लेना। मेरा पेन हटाया तो जी। 5 है और एक और आएंगे अभी। दोनों लड़ेंगे ये। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरा होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या पूजा स्थल कानून में बदलाव की जरूरत है? कौन बोलेगा? क्यों जाएंगे आचार्य जी से? आप बोलिए। आचार्य जी से मैं बोलूं? आप बोलिए। आप देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास बुरा हो या अच्छा, इतिहास कड़वा हो या मीठा, लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, अतीत को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां 1000 साल तक विदेशी लोगों ने हुकूमत की। तकरीबन 800 साल मुगलों ने, अफगानों ने और हूडों ने और 200 साल के करीब अंग्रेजों ने। तो अच्छे काम भी किए और बुरे काम भी किए, लेकिन भारत में जो भारतीय संस्कृति और भारत की सभ्यता को नष्ट करने का काम बाबर ने, तैमूरलंग ने, औरंगजेब ने, इन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को अपने आप को मुगलों के उन गुनाहों से नहीं जोड़ना चाहिए और हमें अतीत में जो गलतियां हुई हैं उनसे शिक्षा लेते हुए अपने भविष्य की तरफ देखना चाहिए। देखिए, बात यही है, यही सबको मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया था, क्योंकि उस एरा में भी यही था, बाबरी एरा चल रहा था, ताकि आगे से हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का विवाद ना हो। तो दोनों लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया कि जितनी भी पूजा स्थल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो भी है, 15 अगस्त 1947 तक उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, ताकि विवाद आगे ना हो। मगर अब ये देखने को मिल रहा है देश में कि हर आए दिन कहीं ना कहीं मस्जिद की खुदाई करने लोग पहुंच जाते हैं। लोअर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डालते हैं कि हमको सर्वे कराना है, वो ऑर्डर देते थे, जाके सर्वे कर देते। फिर आपने देखा संभल में क्या हो गया, 5 मुसलमान युवाओं को गोली लग गई, उनकी जान चले गई, शहीद हो गए। अब इसीलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ऊपर चर्चा जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, हमको यकीन है कि आगे इस तरह का देश के अंदर सेकुलरिज्म, प्लुरलिज्म बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मान्यता सबको करना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस देश का काला कानून है। ऐसा कोई कानून आज तक इतिहास में किसी भी वर्ल्ड में भी कहीं भी नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कहीं पे इशू है या डिस्प्यूट है, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो संभल हो, इन सारे विवादों को पीसफुल ढंग से डेमोक्रेटिक सेटअप में कोर्ट के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। वो ये कहता है कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते हैं। तो अगर इस तरह का इंटरप्रिटेशन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जमीयत उलमा हिंद और बाकी सारे लोगों का है, तो मुझे लगता है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में, कियोतो होलान के केस में ये होल्ड किया है कि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का काला कानून नहीं है। वो देश के समता भरा और जो सबको एक समान भाव से, और जो संविधान का जो अनुच्छेद ये कहता है 14 कि कानून का काम सबके प्रति समता का व्यवहार करने है, उसको व्यवहारित करने का है। और जो सरकार समर्थित साथी चाहे दरबारी साथी उसको काला कानून बनाना चाहते हैं, उनसे ये सवाल है कि जब वो एक्ट बना तो किसी के घर में या किसी अधिवक्ता के घर में नहीं बना, ये हमारे देश की सदन ने बनाया है और लोकसभा, राज्यसभा, और उस पर राष्ट्रपति के मुहर लगे होंगे। तो जिन लोगों को सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना है उनको ऐसा लगेगा, लेकिन सच ये है कि ये एक्ट देश के संविधान की जो प्रस्तावना है कि हमारे यहाँ सभी को अपने धर्म, उपासना और मजहब की पूरी स्वतंत्रता है, उसको वो बढ़ावा देता है और वो एक्ट सही है। और जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उसमें सबसे लास्ट में उसको हमारे देश के संवैधानिक पीठ ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारी जो धर्म निरपेक्षता की जो भावना है उसको पूरा करता है, उसको एक संबल प्रदान करता है। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है, लेकिन दरबारी लोग ऐसा ही कहेंगे। सर आप बोलेंगे? देखिए, इस देश के अंदर कोई भी कानून देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से कोर्ट में जाने से अगर रोकता है तो ये मेरा मानना ऐसा है कि वो कानून ठीक नहीं है। अब उसकी आड़ में छुपना या ऐसे कानूनों को ढाल बनाकर के अपने तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना, ये तो एक सिलसिला लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। पर आज भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कैरेक्टर को लेकर के अभी भी पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हमारी देश की सभी अदालतों से नहीं आया है। पर यह बात का दर्द बहुत लोगों को इसलिए है क्योंकि जो लोग तुष्टीकरण के आधार पर अपनी राजनीति करते आए, जिन लोगों ने ऐसे काले कानूनों को आधार बना करके यह वोट बटोरने का प्रयास किया, उन लोगों को कहीं ना कहीं इतिहास की सच्चाई से तकलीफ होती है। इतिहास सच्चा है, लोगों को अधिकार जानने, लोगों को अधिकार है कि वो इतिहास को जान सके और उस इतिहास को जान करके वो अपने भविष्य का फैसला कर सके। कोई कानून उनसे यह उनका अधिकार नहीं छीन सकता। देखिए, ये जो पूजा स्थल विधेयक पास हुआ था, ये लोकसभा में सारे दलों ने मिलकर पास किया था, उसमें बीजेपी भी थी। वो इसलिए किया गया कि हम आगे बढ़ें, हमारा देश उन्नति करे, हम पीछे की बातों को उलझे रहें और उसी में इधर उधर की बातें करके अपने विकास की, अपने राष्ट्र को और समाज को आगे न बढ़ा करके इन्हीं में उलझे रहें, इसके लिए लाया गया और इस पर सब राजी हुए, तब ये लाया गया था। दूसरी बात, जो कहा जा रहा है कि हर किसी को कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट बहुत से पीआईएल में, बहुत से मामलों में जो कोर्ट जाता है उन पर पेनाल्टी भी लगा देती है, उन पर दंड भी लगा देता है, उनको डांट भी पड़ती है कोर्ट के द्वारा कि आप अननेसेसरी ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी वाले ही क्राइटेरिया में ये ना आता हो। हमारे देश को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए काम करने की आवश्यकता है। सरकारों को, जिस सरकार के पास कोई काम नहीं है, अपने बताने के कुछ है नहीं, वो इन सब चीजों में समाज को उलझा करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आचार्य जी आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, देश में एक होड़ सी लग गई, कौन बड़ा हिंदू, चैंपियन ऑफ हिंदुइज्म कौन है। अब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास, जबकि अपना सर संचालक मोहन भागवत का बोलना है कि आप खुदाई बंद करिए, हर मस्जिद में जाके शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। योगी जी उनकी बात नहीं मानते। तो मेरा तो ये कहना है और मेरा सुझाव भी है कि मोदी जी को, सर संचालक को और योगी को, तीनों को बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए आपस में जो मतभेद है, जो रिफ्ट है, उसको खत्म करो ताकि ये कुछ सुलझे, वरना तो आगे चलता जाएगा। ये इसका एंड कब है, इसका एंड क्या होगा, आप मुझे को बताइए। आप हर दिन कहीं ना कहीं जाके, मेरे को एक बहुत बड़े हिंदू मेरे जानकार है, उन्होंने बताया कि वारिस भाई जो बता रहे ना कि मूर्तियां रोज प्रकट हो रही है यहाँ वहां से, इसका रियलिटी क्या आचार्य जी आपको भी पता होगा कि हमारे हिंदू भाई लोग हर दिवाली में या गणपति में या कोई त्योहार में मूर्तियां लाते थे, पहले बरसों से। दूसरे साल चेंज करते थे, तीसरे साल चेंज करते थे। तो पहली जो मूर्तियां होती थी उसका या तो विसर्जन कर देते थे या कहीं पर जाके बरी कर देते। अब ऐसा तो नहीं, कहीं भी आप खोदेंगे दरिया में, समंदर में, जमीन में, तो कुछ ना कुछ मूर्ति वगैरह वहां से निकलेगा। तो क्या आप उस जगह को कब्जा कर लेंगे? क्या आप उस जगह को बोलेंगे कि यहाँ पे मंदिर है? तो ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने का, आपस में नफरत फैलाने का, सिर्फ यही देश के अंदर चला आ रहा है। बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो, कुछ चीजें फैक्ट होती हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। संभल के इशू पर अभी वारिस जी ने दूसरी बार उल्लेख किया। संभल में जहां से विवाद शुरू हुआ वो एक एएसआई प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, वो आज से नहीं है, 1920 में डेसिग्नेट हो गई थी।
एएसआई ने 1800 में लगभग उनका एक रिपोर्ट बनाकर के संभल पर दी थी। संभल का एक कल्चरल इतिहास है, बाबरनामा से संभल का उल्लेख किया जा रहा है। अनेक कालखंड में संभल के बारे में, संभल के मंदिरों के बारे में लिखा गया। पर आज क्या बोला जा रहा है? मूर्तियां तो कहीं से भी निकल जाती हैं, मूर्तियां निकल जाएंगी, कहीं से भी निकल जाएंगी, जमीन से निकल जाएंगी, तो आप कहेंगे यहां मंदिर था। ऐसा नहीं है, मत जुटलाइए आप। अगर इस देश के अंदर, मैं बस अपनी बात पूरी कर दूं वारिस जी, अगर इस देश के अंदर हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं है, तो कौन उनकी बात करेगा? ये पीछे जाने वाली बात नहीं है सर, ये आगे देखने वाली बात है। इतने लंबे समय से संभल के अंदर, मैं बस 10 सेकंड लेता हूं सर, आगे इतने देखना लंबे है, समय से एक जवाब संभल के दे दो। अंदर- आगे देखना है तो देखिए, रशिया ने वैक्सीन बना दिया कैंसर का, संभल के और अंदर हमें हमारे मैं युवाओं को बस सिखा रहे 10 खुदाई सेकंड करो। इतने लंबे समय से संभल के अंदर ये एक बार हुआ क्या? ये तो पहला दंगा था जो सांप्रदायिक नहीं था। उससे पहले क्या हुआ? 37 के अंदर क्या हुआ? 47 में क्या हुआ? 48 में क्या हुआ? 56 में क्या हुआ? 78 में क्या हुआ? 79 में क्या हुआ? 93 में क्या हुआ? लगातार दंगे होते रहे, कभी 7 दिन का कर्फ्यू, कभी 20 दिन का कर्फ्यू, अलग अलग कहानियां हैं। और आज जो लोगों की पीड़ा बाहर निकल करके आ रही है, उन सच्चाइयों को दबा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, प्रश्न देश का है, एक- आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? सच्चाई बाहर आ जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? देखिए, जो लोग 1945 से पहले जब पूज्य गांधी ने सावरकर से कहा कि आइए लड़ाई लड़ते हैं आजादी की, तो नहीं 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 नहीं, हमारी तो सांस्कृतिक लड़ाई है, हम देश के उसमें राजनीतिक लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। जो लोग फिरंगियों के गुलाम थे, आज उनको 37 तक का याद आ रहा। मैं पूछना चाह रहा हूं वर्तमान में कि आप वर्तमान की बातों पर बात नहीं करना चाह रहे। सवाल ये नहीं है, सवाल संभल का नहीं है। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जो देश के संविधान के अनुसार सांसद बिजली चुरा रहे हैं वर्तमान में। वर्तमान के तो यही है, वर्तमान में तो आपके सांसद एसी लगा रखा है, बिजली का बिल नहीं भर रहे, बिजली चुरा रहे हैं। ये वर्तमान है। 50 लाख करोड़ का कर्जा नरेंद्र मोदी ने 205 सांसद बिजली चुरा रहे हैं, ये वर्तमान है। कमाल हो गया। नहीं देखा आपने? अरे वर्तमान है कि नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी का सांसद बिजली चुराए, उस देश पर बात के ना गृह राज्य मंत्री ने क्या वर्तमान में करते हैं। आओ बाबा वर्तमान साहब पे। का अपमान किया, तो आप कभी संविधान पता नहीं सम्मत कहां हो से ही नहीं कहां टॉपिक सकते, जंप करेंगे। क्योंकि बिजली चोरी हो रही थी इतने वक्त से, तो प्रशासन क्या कर रहा था? आप संविधान सम्मत खाली आप संभल नहीं में कर चोरी हो रही है, सकते। दूसरी आप जगह पे ऐसी भी हो बात रहा है। नहीं कर सकते। ये बात फिर हिसाब लगाएगा पुराना। अरे देश में कहा बिजली चोरी हो रही, वहां पर भी इंक्वायरी किया जाए ना। जब बिजली चोरी कर रहे थे, प्रशासन क्या सो रहा था क्या? 10 साल किससे सरकार में है? 11 साल से जाकर जनगणना क्यों नहीं करा रहे? अरे वो विषय आपके नहीं है। साथ जब जनगणना हुई उसका तो रिजल्ट निकाला नहीं जा रहा, कर्नाटक में हुई उसका तो रिजल्ट निकाला नहीं जा रहा, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट दबाए रहे, उनके साथ सत्ता में बैठे हुए हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबाए रहे, उनके साथ सत्ता में बैठे हैं। और फिर बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का बिल 2017 में आया, इन्होंने विरोध किया संसद में उसका। क्यों किया था विरोध आपने? 2017 में एनसीबीसी के बिल का विरोध क्यों किया? पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल रहा था तो समाजवादियों को दिक्कत हो गई, क्यों विरोध किया? 2017 में आपने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने पर क्यों विरोध किया? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आप लोग राजनीति करते हैं तुष्टिकरण की और कुछ नहीं करते। पार्टी को माफी मांगनी ये तुष्टिकरण की राजनीति है, बहुत अच्छे से करिए। उसके बाद बिजली चुराइए, उसके बाद एसी चलाइए, यही करिए। ये मानवता की राजनीति नहीं, ये बिजली चुराव की राजनीति है। सबसे बड़े चोर वो लोग एक एरिया से सबको भगा दो, सबका पलायन कर दो और अपने एसी में तार जोड़ दो, बिजली चुराते हो। साहब तुम एक चीज तो मानते हो ना कि संविधान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। संविधान किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। उसकी शपथ लेके अमित शाह बने होम मिनिस्टर, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अल्फाज यूज करेंगे। देश कोई भी कीमत पे इस तरह के अल्फाज नहीं कर सकेगा बर्दाश्त। अम्बेडकर साहब की बेइज्जती देश, भारत देश कभी भी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अम्बेडकर जी जिसने आपको संविधान दिया, उसकी बेइज्जती नहीं दिया था। वो तो कांग्रेस कांग्रेस ने बर्दाश्त नहीं किया कि आपने आप बेइज्जत करेंगे, आप बेइज्जत करेंगे, देश ने बर्दाश्त आप नहीं किया बेइज्जत कि करेंगे आप अम्बेडकर साहब को। कभी कुछ नहीं कर सकते आप। देश ने बर्दाश्त नहीं किया कि आप उनके नाम पर राजनीति करते रहे। कोई नहीं कर रहा है। देश ने बर्दाश्त नहीं किया कि हम आप उनका उनको दिया हुआ चुनाव हराने संविधान का देते। पालन देश करें और ने संविधान ने बर्दाश्त आजादी नहीं दी है किया, हमको, इसलिए आपकी वो हालत है, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए मैं हैं। ये कहना जो चाहता लोग हूँ, एक समय में तड़ीपार थे, अब वो गृह मंत्री होने पर बाबा साहब संविधान निर्माता का ही अपमान कर रहे एक हैं। मिनट में- देश ये कमाल बात बर्दाश्त हो नहीं गया, कर फिर रहा। टूटियों का और हिसाब आपको मांगेंगे तो बेचैनी खराब हो लगता रही है। एक एक बोलेगा तो अच्छा रहेगा। फिर टूटी का हिसाब मांग लिया जाएगा, मैं खराब एक लगेगा। ये कहना चाह रहा हूं कि सवाल ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव होना चाहिए कि नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को केंद्र सरकार को पूर्णतः रिपील करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि काशी का जो आज दर्द है
वहां के जाके जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछिए, जो आज भी और मंदिर तोड़ने के बाद भी वहां पे चौखट पे पूजा करते थे। मैं यहाँ पे जितने यहाँ पे विद्वान लोग बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग औरंगजेब के साथ खड़े हैं? क्या आप लोग यहाँ पे जो बाबर ने बर्बरता की उसके साथ खड़े हैं, कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ खड़े हुए हैं? मेरी बात कंप्लीट, मेरी बात सांस्कृतिक पर तो आज मोहन भागवत ने बोल दिया कि ये विविधता में एकता ही हमारी विरासत है। और आप एक धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, वो विरासत थोड़ी है देश की। कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, क्या इसको वापस लेने का अधिकार वहां पे कटी हुई मूर्तियां देखने का ये जो फोर्स कर रहे हैं एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को, ये गलत है कि नहीं है? और उसके लिए अगर जो मंदिर अगर जितने मंदिर तोड़े गए उतने मंदिर वापस आएंगे, और ये एक लीगल इशू है। दूसरे के पूजा स्थलों पे अपने पूजा स्थलों पे ढूंढने वालों को पीड़ा यहाँ दिख रही है। अब काशी, अब अयोध्या के लोग कहते हैं कि औरंगजेब से ज्यादा मंदिर तो बीजेपी और मोदी जी ने काशी और मथुरा अयोध्या में तोड़े हैं। उसकी पीड़ा क्यों नहीं आप लोगों को है? शिवलिंगों के अंबार लगे थे, सारे शंकराचार्य प्रदर्शन किए, सारे धर्मगुरु प्रदर्शन किए अयोध्या और काशी में। ये गलत और झूठ है। अरे गलत और झूठ है। अरे आप कहाँ करिए, आप कहाँ करिए? अरे इनको कहने दीजिए, सब कुछ देखिए। इनके एक मिनट मेरी बात आने दे, मेरी बात आने दे। इनके कहने से भाई, इनके किसी के कहने से सच्चाई छुप नहीं जाती। ठीक बात है, सबको पता। प्लीज बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बिल्कुल किसी के बताने कहने की आवश्यकता नहीं है, सबने देखा है, सबने इस बात को माना है। संभल के जिक्र करेंगे बीजेपी के लोग, लेकिन बहराइच का नहीं करेंगे, क्योंकि बहराइच के इनके सिटिंग विधायक ने इनके बीजेपी के लोगों पे एफआईआर लिखा है कि दंगे में मेरे बेटे की हत्या करना चाहते थे, माहौल बिगाड़ना चाहते थे। उस पर बात करेंगे। हमारे धर्म के लोगों को दूसरे पूजा स्थलों पर ले जाके हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, ये हमारा धर्म कहता है क्या? ये धर्म कहता है क्या? ये दूसरे जगहों में दूसरे के पूजा स्थलों के सामने जा करके आप गंदी गंदी बातें करें, ये हमारा धर्म से, सनातन धर्म ऐसा नहीं है। मैं छोटा जवाब देता हूं, मैं छोटा जवाब देता हूं। हमारा धर्म और हमारा संविधान ये कहता है कि 1978 में संभल के अंदर नरसिंहार हुआ, दंगा नहीं। 184 लोग एक धर्म के, हिंदू धर्म के मार दिए गए, उस पर बात ना हो, उनको इंसाफ ना मिले, वो जवाब ना दे पाए, वो पूछ ना पाए। गोधरा के बारे में बता दो। अरे गोधरा बता दो भैया, एक काका गोधरा के बारे में बता दो। गोधरा के बारे में बता दो। हम बोले तो आप सब बोले, आप बोले तो कोई ना बोले, ऐसे थोड़े। गुजरात के दंगे के अंदर बिल्कुल का बलात्कार कर दिया, उसकी बहन का बलात्कार कर दिया, उसको मार दिया, उसकी बहन को इतना बोलने से छोड़ दिया। गुजरात में जिन लोग कमजोर मानते हैं कि उसके बारे में बात हो जाए तो आपको दिक्कत है। हिंदू आज अखबार में छपा हुआ है, वो सराय जो बनिया मोहल्ला होता था, वहां से निकल करके कोई दिल्ली में रहने लगा। हम लोग 40 साल बाद जब हमारे अंदर सहिष्णुता है, हमारे अंदर पिता को खींच के ले गए थे, आपकी तरह धार्मिक उन्माद नहीं है, पैर काट के, आपकी तरह धार्मिक उन्माद नहीं है। और यहाँ काका जी को बैठ करके अपना नैरेटिव चलाना है, अपनी बात चलानी है, ऐसे थोड़ी होगा। जंग आजादी में जो मुसलमानों ने अपनी जानें गंवा दी, सही लोग उसके बारे में कुछ बोलेंगे? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई है। एक सच्चाई ये भी है कि जंग आजादी के अंदर मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, तब जाके देश हमारा आजाद हुआ। तो भारत देश में उस पर बात होगी। सावरकर तो थे नहीं जंग आजादी आप डराना चाहते हैं, डराइए। मनोज काका जी डराना चाहते हैं तो डराइए। हिंदुओं की बात होगी तो होगी, आप लोग डराइए। आप ये लीजिए और दिखाइए, जो हिंदुओं की बात कर आप दिखाइए, हमारे नहीं, ये सब हिंदुओं की बात होगी। ये सब धमकी वाला काम, डराने धमकाने बोलेगा, यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान के अगेंस्ट कोई नहीं सुनेगा। संविधान की बात कर रहे हैं, कोर्ट जाना संवैधानिक अधिकार नहीं है। आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसके बारे में कोर्ट में जाकर के प्ली करना कि मेरे को कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाने से कौन रोक रहा है? कोर्ट में ना आपको जाने से कोई रोक रहा है, लेकिन जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप आया है तो आप क्यों जाना चाहते हो?
आपने किया कि किसी तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ। अंतरिम और अंतिम दोनों है। नहीं, ये इंटरिम ऑर्डर है। अंतरिम और अंतिम क्यों कोई आदेश कोई कोर्ट ये इंटरिम ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अभी 17 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। आप एक अंतरिम ऑर्डर पे तो कार्रवाई करने सर्वे चले जाते हो। अभी तो रुक गई ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोर्ट ने अभी रुक गई है। अब 17 फरवरी को तो कहा है सही कह रहे हैं कि अब 17 नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुन लीजिए मैं एक लाइन कह रहा हूं। अरे सबको देश पता के है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है दीजिए। कि अब इस देश में किसी भी तरह का अंतरिम या अंतिम ऑर्डर किसी कोर्ट के द्वारा किसी और सर्वे नहीं होगा। बीजेपी नहीं मानेगी। नहीं ये ऐसा नहीं बता दे रहा हूं। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। साबरीमाला पे नहीं माना था, को कैंसिल कर दीजिए। साबरीमाला पे भी नहीं माने थे लोग। समझ में आया, नहीं माने थे। बिल्किस सुप्रीम कोर्ट अच्छा निर्णय दे। अच्छा, वो हो क्या हो गया, ये तो भैया बिल्किस बड़ी बानो को गलत न्याय बात हो मिलेगा गई। कि नहीं? और बिल्किस सुप्रीम कोर्ट ने बानो को थोड़ा सा कह दिया कि सुप्रीम हम इस कोर्ट का मैटर को सुन रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हम लोग सब मान्यता करते हैं। एक मिनट मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन कर दूं। अभी यहाँ पे मनोज भाई ने बोला सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद और बाकी और याचिकाकर्ता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैधानिकता को लेके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जमीयत उलमा हिंद का ऐसा कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिसाइड न कर दे तब तक सारे मामले रोक दिए जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। अगली सुनवाई 17 फरवरी को है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक इस मामले को हम पूरा डिसाइड नहीं कर लेते तब तक कोई मुकदमा दाखिल नहीं होगा और कोई कोर्ट सर्वे का ऑर्डर पास नहीं करेगा। दोनों बात रुकिए रुकिए चांस दो बोलने के लिए। अरे रुक जाओ, एक सेकंड अरे एक सेकंड सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में एक सेकंड केंद्र सरकार का क्या रुख था ये भी लोगों को जान लेना चाहिए। वो उनको कहा गया केंद्र एफिडेविट सरकार दाखिल का करने। रुख ये था सुप्रीम कोर्ट में जो राज्यसभा में मनोज सिंघवी ने बताया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती रही कि प्लीज कोई स्टे मत लगाइए, हम लोग जो करना खोदना चाहते हैं सर करने दीजिए। ये केंद्र सरकार ने किस तरह से सांप्रदायिक सोच कोर्ट में जा करके ले आती है। केंद्र सरकार को क्लियर करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का समर्थन करते हैं या पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का अपमान करते हैं। केंद्र सरकार को यही आचार्य जी बोलिए, सब बोलिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये डिस्कशन है और इससे कुछ अच्छा निकलना चाहिए। इसमें डिबेट में झगड़ा करके तो रोज टेलीविजन पे होता ही है। तो मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगा वारिस पठान साहब। पहली बात कि किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति सनातन नहीं देता, लेकिन मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का इजाजत इस्लाम भी नहीं देता। बिल्कुल। तो अगर औरंगजेब ने या बाबर ने या तैमूर लंग ने या किसी और ने किसी मंदिर को तोड़ा और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है वारिस पठान साहब, तो मुझे आप बताइए क्या उसके जानने का हक अगर हमें है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, और आप उस पर जरूर बात करिएगा कि जहां तक मैं समझता हूं कि इस्लाम के हवाले से भी ये कहा गया है लकुम दीनो कम वलय दीन ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में ना तो जबरदस्ती है और तुम्हारा दीन तुम्हें हमारा दीन हमें, यानी तुम्हारा धर्म तुम्हें हमारा धर्म हमें, और हम उसके साथ खुश रहें, मुबारक हो। ठीक है, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब है कि जब पैगंबर यहां थे, हयात उनकी जिंदगी थी, तो भी दूसरा दीन एग्जिस्ट करता है। तो अगर किसी भी मुस्लिम बादशाह ने, जो मुगल बादशाह है, उसने मंदिर को तोड़ के मस्जिद को तामीर किया तो वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत किया, नंबर 1। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हो या पूरी दुनिया में कहीं का भी मुसलमान, चाहे वो भाई हो या बहन हो, अगर उसे इस्लाम की उसको इज्जत करनी है और इस्लाम को फॉलो करना है तो उसे बाबर के उस गुनाह के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब आया संभल एक पौराणिक स्थान है। संभल का जिक्र हमारे पुराणों में है। ये सवाल मैं मनोज काका जी से कर रहा हूं, इसका जवाब दें। संभल एक पौराणिक स्थान है। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है और हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये मैं कह रहा हूं, विष्णु जी और सिद्धार्थ जी अखिलेश जी सब विद्वान व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। वो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके श्लोक पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन वो समय ज्यादा निकल जाएगा। मगर उसको आधार मान करके हम संभल में श्री कल्कि धाम के निर्माण की तैयारी कर रहे थे जी। उस पर अखिलेश यादव जी की पार्टी ने पाबंदी लगाई, सरकार इनकी थी,
और पाबंदी जब लगाई तो उसमें बाकायदा रिटन में लिखा गया कि सिटिंग एमपी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब नहीं चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने। तो क्या ये एक मंदिर पे पाबंदी लगाना सेक्युलरिज्म है और या मंदिर पे पाबंदी लगाना ये कम्युनलिज्म है? मैं एक बात जवाब दे दूं इनका, सिंपल। आप और आप दोनों से मेरा सवाल, पहला जवाब, दोनों से एक पहला सवाल मेरा है मंदिर मस्जिद मेरे पे। बात आप दे दो, मेरे बात सिंपल जवाब। आपने कहा कि बिल्कुल किसी के मंदिर को तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते। सुनिए, बाबरी के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है आचार्य जी कि कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। मगर आज देश दुनिया के सामने एक प्रमाण तो है और हकीकत ये भी है कि हमारी बाबरी को शहीद करके वहां आपने मंदिर बना दिया। ये तो प्रमाण है, सबसे फैक्ट है, फैक्चुअल बात है। आप अपनी बाबरी को नहीं भूल पा रहे हो। मस्जिद ऑलवेज समझिए कयामत तक मस्जिद है। नहीं वारिस भाई, मेरा सवाल सिद्धार्थ मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल बड़ा साफ है। मेरा जवाब तो सुन दूं, पहले वो देंगे फिर प्लीज। काका मनोज जी आप तो संत पहले, हो। अरे मनोज जी छोड़ो ना, मैं संत हूं या मैं दुष्ट हूं, छोड़ दो। मेरा सवाल मेरा इनसे, छुरी निकाल के मत मार देना। अरे आप छुरी मस्जिद को छुरी तोड़ तो के आप मंदिर रखते हो। बनाने की अनुमति नहीं देता स्लॉटर हाउस सनातन? वालों क्या से चंदा मंदिर को लेने का तोड़ के काम तो मस्जिद आपका बनाने की मामला इजाजत है। इस्लाम देता? मेरा ये इस पे क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। कोई भी धार्मिक स्थल को अगर इतनी सारी जगह है तो कोई जो मंदिर उन्होंने- तोड़ के मस्जिद देखिए, क्यों बनाएगा? सेकुलरिज्म वो है। यही तो इल्जाम है हमारे ऊपर। इसका मतलब गलत है। मस्जिद बनाया है लोगों ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण दिया है कि बाबरी के वक्त भी ये था कि कोई नहीं तोड़ा है, कोई नहीं तोड़ा है। ये तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया है भाई साहब। तो हम अपने मंदिर को कैसे भूल जाए? बाबरी में भी आप अपने मस्जिद को नहीं भूल पा रहे हो। बनाया तो कब बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? ये आपका एलिगेशन है, यही मेरा सवाल है। यही झूठ है। बनाया तो गलत है ना। पहला हाँ या ना मस्जिद को बोलिए, तोड़ फिर के मैं मंदिर बताऊं बनाया, कौन सा सही है। तोड़ा। मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया, हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद करके मंदिर नहीं भूल पा रहे बनाया। हो। हम अपने हजारों मंदिरों को कैसे भूल जाएं? अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप आप इंडिया नहीं भूल सकते। और हमारे लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को केंद्र सरकार को रिपील कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप इतना गला फाड़ करके अपील कर रहे हैं, तो आपको अपील यहीं बगल में सिद्धार्थ भाई बैठे हैं। मैं तो कर रहा हूँ। देश की मैं तो भैया मेरा काम और समय पे कर देंगे। मनोज काका जी लोगों के साथ देखती रह जाएगी। इस देश में हिंदू आस्थाओं का सम्मान होगा, देखते रहिएगा। रिपील कर देना चाहिए। देश का संविधान का और एक बात मेरी बात याद रखिएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ना एक दिन रिपील होगा, ये खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, वो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सबजूड है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं। ये खत्म होगा। मनोज जी, किसी का कुछ नहीं बचेगा। खत्म होगा। नहीं, अगर देश की अदालत पैसे लेकर अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे कानून को गलत साबित करती है, प्रस्तावना अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करती है, काला कानून साबित करती है, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? दे रहे सुप्रीम कोर्ट का कानून सबको सुप्रीम मानना कोर्ट पड़ेगा। गलत हो जाता है। आप लोग नहीं मानते, परिमाला में सबसे आप लोग पहले खराब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मस्जिद दिया तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रफाल पे आपको माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट खराब हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या संभल की तरह कई मस्जिदों के सर्वे की मांग जायज है? आचार्य जी, देखिए, पहली बात यह है, जो ये सवाल है ये सबके जहन में चल रहा है, मगर मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, इतिहास बुरा हो या भला, उस पर पर्दा डालने से वो नहीं बदला जा सकता है। अगर सर्वे की मांग कोई कर रहा है, अगर सर्वे की मांग कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दो या मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दो, लेकिन अगर धरती के नीचे, वारिस पठान साहब, अगर धरती के नीचे कोई ऐसा सच छुपा है तो उसको जानने का हक हमें है। अच्छा, जवाब हमें है। क्या संभल उस पर प्रॉब्लम क्या है? मस्जिदों के सर्वे की मांग जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप आ गया। इसीलिए इंटेंशन के ऊपर सवाल है कि आप क्यों जानना चाहते हो, क्या है। चलो, जानने का आपका मकसद क्या है, आप सर्वे क्यों कराना चाहते हो, क्यों खुदाई करना चाहते हो। चलो, खुदाई में मैंने ऐसा पता है कि कभी कोई पुराना 800-900 साल पुराना एक आपको छोटा सा कुछ दिख गया मूर्ति, तो आप बोलोगे यहाँ पे मूर्ति प्रकट हो गया, फिर आप हमारी मस्जिद पे कब्जा करने की बात करोगे, फिर बाबरी एरा में देश को ले जाओगे, फिर लाखों हजारों लोगों का कत्लेआम करने की आप बात करोगे, फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दोगे। तो ये तमाम चीजों को खत्म हो जाए, सेकुलरिज्म देश का बच जाए,
गंगा जमुनी तहजीबी देश की बच जाए, इसलिए सर्वे पे रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, और आगे भी हम चाहते हैं कि इस तरह का सर्वे ना हो देश में। वारिस पठान साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, मगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं। जिस देश का राष्ट्रपति एक एक बार नहीं 3-3 बार मुसलमान रहा हो, उस देश में मुसलमान को खतरा क्या है? जिस देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस मुसलमान रहा हो, आर्मी का एयरफोर्स का चीफ मुसलमान रहा हो, एयर मार्शल लतीफ रहे हों, उस देश में मुसलमान और हिंदुओं में अलग अलग करके देखना ठीक नहीं है। मेरे बटोगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो हिंदू आप तो समझदार आदमी, मुझे आप मुझे बता दीजिएगा, क्या कोई धर्म ये सिखाता है कि झूठ की बुनियाद पे इमारत खड़ी करो? कोई धर्म नहीं सिखाता। चलिए, अगर धरती के अंदर कुछ है तो इसको खुले दिल से स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए? भाई आप सर्वे कर लो, क्यों? अगर इसमें क्यों सवाल ये किस लिए? आप सर्वे करके क्या करना चाहते हो? क्यों? और काम करिए, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाइए। रशिया ने आज कैंसर की वैक्सीन बना दिया, मगर हमारा देश के युवा को आप सिखा रहे हो खड्डा खोदो, मस्जिद में जाके खुदाई करो। बात हो रही है सर्वे की। जी, सर्वे तो आया है कि हिंदुस्तान और गरीब होता जा रहा है, उस पर बात करो ना। लोगों को नौकरी नहीं मिली और नौकरी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये भारत सरकार का सर्वे है। सर्वे आया है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सर्वे आया है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कितने हजार स्कूल बंद होते जा रहे हैं। सर्वे आया है कि लोगों को रोजमर्रा की चीजें के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। सर्वे पे काम करो ना। बीजेपी और आरएसएस में सर्वे है, अनुमान हो गई है, बीजेपी और आरएसएस में आपस में लड़ाई हो चुकी है, सर्वे आ गया है। अखिलेश जी जिसका बहुत बड़ी फाइट हो गई है बीजेपी आरएसएस। सब हिंदू सबसे है, वो नहीं बोल पाएगी, सारे खत्म हो जाएगा। ऐसा है जो अभी आप अखिलेश जी कह रहे थे, ये जो सामने लिखा हुआ है, क्या संभल के तरह कई मस्जिदों का सर्वे मांगना जायज है, ये रियल सर्वे की बात है। रियल सर्वे कौन सा होता है? अभी ये क्या कह रहे थे, देश में गरीबी बढ़ गई। रियल सर्वे ये है, देश में 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए। अच्छा, रियल सर्वे ये है कि कांग्रेस के शासन में 10वें स्थान से 10वें स्थान पर। देखिए, समय तो बचा है, आवाज मेरे पास भी है, मैं किसी को मैं अंतिम बात बोलता हूँ। इस देश में, अरे मनोज जी, अरे लाइन का मतलब ये होता है कि आपका नंबर आएगा, अरे आपका नंबर आएगा। अभी सच्चाई की बात है, इस देश का कोई भी नागरिक हो, सर्वे का मतलब क्या है? सच्चाई सामने आए। क्या इस देश को सच्चाई जानने का अधिकार है या नहीं? नियत, अगर सच्चाई सच्चाई जानकर क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? सर्वे करा के मस्जिदों को हड़प करना चाहते हो? इस देश के नागरिकों का अधिकार है और सच के साथ जीना उनका अधिकार है। देश के नागरिकों का अधिकार है रोटी, कपड़ा और मकान। देश के नागरिकों का अधिकार है रोटी, कपड़ा और मकान। जो मोदी नहीं दे सकते, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। बताइए, खुदाई कहाँ हुई? अरे क्यों नहीं खुदाई कर रहे? खुदाई हुई, बताइए क्यों कहते सेकंड सर्वे करने? क्यों खुदाई कहाँ हुई? संभल में 24 तारीख को सेकंड सर्वे किया, पानी निकला है वहां से, पानी निकला तो पब्लिक जमा हो गई, पब्लिक जमा हो गई तो पुलिस ने गोली चला दिया, पब्लिक ने गोली चला दी। एक पास निकल रहा है टेलीविजन पे, अभी जो निकल रहा है तो निकला क्या था? अभी आपने निकाला मंदिर, मंदिर पर क्या संभल की तरह कई मस्जिदों के सर्वे की मांग जायज है? मैं आज आपके समक्ष सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ज्ञानव्यापी में एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये समस्या कैसे सॉल्व होगी? हाँ, इस समस्या मेरी बात सॉल्व कर दिया। यही समस्या ने सॉल्व कर दिया है कि वो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है और दूसरे व्यक्ति का ये कहना है कि ये फाउंटेन है। अगर उसकी वैज्ञानिक आपके कहने से नहीं, ना मेरे कहने से होगा, ये आप मुझे जवाब देगा। मेरी बात तो सुनो, कौन कहेगा? बात तो कंप्लीट। तो मैं, मेरा ये कहना है कि ये एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से ये सोल्यूशन इसका निकल सकता है, इसका यही सोल्यूशन है। सर्वे का ये मतलब नहीं होता है कि कोई चीज आपने एक्चुअली भ्रांति फैला दी सर्वे को लेकर। एक मिनट भैया बात, अरे भाई दूध का जला हुआ छाछ भी पिएगा, ऐसा अचानक दिसंबर में मूर्ति प्रकट हो गई, ताला लग गया मस्जिद को, बाद में आप सबने देखा बाबरी को शहीद कर दिया गया। एक हो चुके, अब नहीं खोएंगे आगे इंशाल्लाह, संविधान के दायरे में लेके लड़ते रहेंगे। सर्वे दो तरह के होते हैं, ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी का देख लीजिए, जिसमें सर्वे का मतलब होता है स्पॉट पे जाना, और स्पॉट क्या बोल रहा है उसको कोर्ट को आके बताना। अगर ज्ञानव्यापी में आप मुझे बताइए खुदाई कहाँ हुई, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में खुदाई कहाँ हुई, भोजशाला में खुदाई कहाँ हुई, संभल में खुदाई कहाँ हुई, कहीं भी खुदाई का ऑर्डर नहीं है। कहीं बता हारिस भाई,
नहीं, खुदाई का ऑर्डर करा जा रहा है। सवाल अब जो सवाल था, मेरे सुन लो, सवाल जो था कि खुदाई होना चाहिए, सवाल सर्वे और खुदाई का नहीं है। सवाल यह है कि धार्मिक उन्माद कैसे फैले। ये देश भावनाओं से नहीं चलता है, सुन तो लो, सवाल वही था। देश भावनाओं से नहीं चलता है, संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को पहले खुदाई और सर्वे तब कराए जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बदलने की ताकत है आप में। अब बदल तो सरकार में हो, किस तरह की बात कर रहे हो आप? देश को जिसके सर्वोच्च न्यायालय ने अभी देश के कुर्सी से आगे जस्टिस ने किसका वोट लेना चाहिए, आगे बढ़ के बदल के दिखा दो, बदल के दिखा दो, बदल देंगे। 370 भी बदला, 35 भी बदला, ट्रिपल तलाक भी बदला, बदल देंगे। ये टीवी के यहाँ कॉर्नर में संविधान बदलने की बात हो रही है। बदल के दिखाओ, संविधान बदल दोगे, संविधान बदल दोगे, संविधान बदलने वालों को भी हमने बदल के रख दिया। संविधान को बदलने की चक्कर में गिरवी रख सकते हो, नहीं बदल पाओगे, 35 से बदला कहते थे नहीं बदल पाओगे, बेरोजगार बना सकते हो, सब बदल दिया ना। सकते हो, दर्द बहुत हुआ था, हमने ट्रिपल तलाक बदला, बहुत दर्द हुआ था। और यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, यहाँ बैठ के बोलेंगे नहीं बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे। कमाल बात है, थोड़ा पीछे होकर बैठो। ये संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए 400 पार की बात कर रहे थे। 400 पार करेंगे, संविधान को बदलेंगे जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको दिया है। ये लोग जुबानी शेर है, रुपया आज कहाँ चला गया? जुबानी शेर तो आप थे, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, कंधा देने वाला नहीं होगा। नोटबंदी कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कुछ भी बदलने वाला कैचअप नहीं गिरी वहां पे, खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। देश को डराते रहे, उन्माद फैलाते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते रहे और तुष्टीकरण से जीते रहे। शांति शांति शांति, विकास डेवलपमेंट की तो बात भी नहीं है बीजेपी बहस के पास। भटक गई है। शांति शांति शांति, दोनों युवा हैं हमारे, क्रांतिकारी हैं दोनों। देखिए एक बात बताइए वारिस पठान साहब, ये संविधान की जो बात हो रही है, ये जो अदालत ने सर्वे का हुक्म दिया, ये भी तो संविधान के तहत ही दिया। एक सेकंड, फिर ऊपर की अदालत ने रोक दिया। अब तीसरा फैसला आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनिशियल स्टेज पर इतनी हाय हल्ला करने की जरूरत क्या है? भारत के संविधान पे, भारत की न्यायपालिका पे हमें भरोसा भी रखना चाहिए और उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी को बोलो, एक मिनट देखिए, जैसे ही बोलने लगूं, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। इस देश में गंगा मैया साफ हो चुकी हैं, आदरणीय मोदी जी कह चुके हैं, काशी क्योटो बनी गया है, 100 स्मार्ट सिटी बनी गया है, डॉलर रसातल पे आ ही गया है, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिल ही रही हैं। चीन जो है वो भाग गया है, चीन भाग गया है, पहली बार हुआ समझौता, पहली बार पाकिस्तान को आतंकी भेजना बंद कर दिया है, पाकिस्तान लोगों की आय दुगुनी हो चुकी है, कश्मीर की बात नहीं कर पा रहा है, 2022 तक हर किसी को पक्का घर मिल ही गया है, आतंकियों को रेड कार्पेट पे नहीं बुलाया जा रहा है, उस पक्के घर में बिजली है, भारत में आतंकी हमले बंद हो चुके हैं, ही गया है, 20 गुरु बनी चुके हैं, 5 लाख ट्रिलियन वालों को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो ही गए हैं, अपने परिवार के नाम पे सारे स्थान बनाना बंद हो चुका है, सारा एक गांधी परिवार का महिमा मंडन होना बंद हो चुका है, अडानी जी को सारा दे ही चुके हैं, बहुत कुछ बदल गया। अडानी जी के मालिक तो असली अडानी है भाई, पूरे देश की। पूरा मालिक तो गांधियों के नाम से उस हर बंदे बंद हो गए, जब राम भक्त बनने लगते हैं, जब नाथूराम वाले राम भक्त बनने लगते हैं तो यही सब होता है, भक्त नाथूराम। अरे हम तो राम थे, ये गांधी का झूठा सरनेम लगाने वाले, ये सच्चाई, ये गांधी का झूठा सरनेम, राम भूल गए, माफी मांगो। महात्मा गांधी भी जाते जाते कह गए थे, और राहुल गांधी आए और बोला सनातन को समाप्त कर दो। वाह भाई वाह, रहा अंग्रेजों की यारी करने का, गद्दारी करने तो का, पार्टी अंग्रेज ने बनाई थी। अब बारी है फोटो राउंड की। इसमें हम आपको बारी बारी से 2 तस्वीरें दिखाएंगे। आपको उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, संसद में प्रियंका गांधी के हैंडबैग पर हंगामा। सबको संविधान ने स्वतंत्रता दिया है। सबसे ज्यादा तस्वीरों की बात है तो इस देश में सबसे जो तस्वीर ज्यादा आजकल जो चल रही है वो बाबा साहब की चल रही है, और बाबा साहब का जिन मनुवादियों ने, जिन सामंतवादियों ने अपमान किया है देश के सर्वोच्च सदन में, उन्हें माफी मांगना चाहिए। बाबा साहब की तस्वीरें हम समाजवादियों के दिल में है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बाबा साहब सर्वोच्च विष्णु जी बोलिए। सम्मान होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने संविधान के तहत जो शपथ ली थी
उसको इन्होंने वायलेट किया है। और यही बात AIMIM के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी वायलेट की है। अगर आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हो, आप संविधान के आर्टिकल्स का उल्लंघन कर रहे हो, यू आर शोइंग योर एलिजियंस टू अ फॉरेन नेशन, जो आपकी शपथ का उल्लंघन है। ये जो पहली वाली तस्वीर है ये दिल से है और जो दूसरी वाली तस्वीर है ये डर से है। क्योंकि उनको डर हुआ पार्टी में, अखिलेश जी जैसे कुछ समझदार लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे पड़ोसी राज्य में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, आपने पहला बैग फिलिस्तीन का पहना, पर चूंकि सरोस ने भेजा वही था तो पहला चित्र वो आया, अगले दिन का चित्र वो आया। पहला दिल से है, दूसरा डर से है। देखिए, भाजपाई जो है जानते तो कुछ नहीं, बड़ी झूठी पार्टी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, मोदी, बांग्लादेश जैसा देश, भारत के प्रधानमंत्री की जुबान नहीं खुली आज तक। क्यों ने बांग्लादेश को ललकार के बोला कि एक शब्द बोलोगे तो खैरियत नहीं है, या हमारे एक हिंदू पे हाथ लगा तो खैरियत नहीं। झूठ बोल एक भाजपाई नहीं बोला, मोदी जी की जमा जमी है। और जो भाजपाइयों को ज्ञान न देना हो, अभी इसी महीने में फिलिस्तीन के मौके पर यूएन में भारत की सरकार ने फिलिस्तीन का साथ दिया है, वोट किया यूएन में। पिछले 2 महीने में 4 बार वोट किया फिलिस्तीन के साथ। ये भाजपाई कुछ जानते तो है नहीं, अपनी इनकी सरकार खुद फिलिस्तीन के साथ यूएन में खड़ी, हमारी सरकार विदेशी उनको पता ही नहीं। तस्वीरें बोलती है। देखिए, पैलेस्टाइन के साथ तो भारत देश पहले से खड़ा है। महात्मा गांधी जी भी फिलिस्तीन की तायद में थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन की तायद में थे, और हम तो फिलिस्तीन उनके साथ खड़े। तो मेरी तो आस्था भी है, मेरी तो मस्जिद अक्सा भी वहां पे, और तमाम दुनिया के लोग जिनके दिल में थोड़ा भी हमदर्दी है, दर्द है, वो आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। क्योंकि वहां पे जो नरसंहार इसराइल ने किया, जो जेनोसाइड किया, जिसमें लाखों बच्चों का कत्लेआम कर दिया, महिलाओं का रेप, आदमियों का कत्लेआम, लूट फाट मचा दी, घर से बेघर कर दिया, उसके साथ पूरा विश्व खड़ा हुआ। भारत देश ने तो अभी एड भी भेजा है। भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर सिंह ने अभी कहा कि हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, और जो इसराइल के साथ खड़े वो तो भारत के साथ नहीं खड़े। इसका मतलब ये हुआ, तो जो अंधभक्त लोग हम जिनको बोलते हैं, जो स्टैंड विद इसराइल, स्टैंड विद इसराइल करते हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि भारत देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा। रहा सवाल दूसरी बात बांग्लादेश वाले का, बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है वहां के माइनॉरिटी के साथ, हमारी सद्भावना है, लेकिन साथ में जो देश के मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके प्रति भी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए ना। हम तो हमेशा से वायलेंस का खंडन करते थे, करते रहेंगे। ना सच्चाई में कोई बात है, देश के मुसलमान फ्लरिश हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हर जगह डिस्टर्बिंग एलिमेंट हर जगह बने रहते हो आप लोग। कोई आपको बीच में कोई बोल नहीं रहा। अखिलेश जी, आपको बुलवाने की लड़ाई मैं लड़ रहा था, कांग्रेस की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि अत्याचार, जुल्म बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो और फलस्तीन में मुसलमानों के ऊपर हो, मैं उन दोनों का विरोधी हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं वारिस पठान साहब, काश इस देश में ऐसा होता कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो एक प्रोटेस्ट आपकी पार्टी हिंदुओं पे हो रहे जुल्म के खिलाफ निकालती। तो मुझे लगता है, मुझे लगता है, एक सेकंड, मुझे जवाब दिया वहां के राष्ट्रपति बने रहते हैं, वहां के राष्ट्रपति को मोदी जी ने बने रहते हैं, बीच में क्यों नहीं टाइट कर रहे हैं? नहीं, शेख हसीना को रख दिया, बने रहते हैं हमेशा। कांग्रेसी लोग के साथ बोलने दीजिए। जो जुल्म बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पे, वो मुझ पे मत करो ना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा है, और आपके ऊपर जुल्म करेगा उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। दूसरी तस्वीर, संसद के बाहर सांसदों के बीच धक्का मुक्की। देखिए, किसी भी तरह के अमर्यादित बोल, भाषा, आचरण का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती है। लेकिन सबसे अमर्यादित इस सदन में और इस समय जो हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो बाबा साहब जो संविधान निर्माता थे, हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों वंचितों के साथ जो भेदभाव हजारों साल से हुआ, उसको न्याय देने वाले व्यक्ति बाबा साहब का जो अपमान देश के गृह मंत्री ने करा, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। संसद में धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि सुबह थोड़ी सी पट्टी रहे और शाम को पट्टी बहुत बड़ी हो जाए। तो किसी भी तरह का, और देश के किसी एलओपी के साथ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं खत्म कर रहा हूं। सुषमा स्वराज भी कभी एलओपी थी, कभी वाजपेयी जी भी थे। एक उन्मादी सांसद के भाषा हम लोगों ने सुना है, इस तरह के किसी भाषा का भी समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती। बोलो विष्णु। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में आदमी में आपस में चर्चा होनी चाहिए, पर अगर हाथापाई हो, धक्का मुक्की हो, तो एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए ये चीज सही नहीं। बोलो। देखिए, समाजवादी पार्टी की सच्चाई तो अभी सामने आ गई। उन्होंने कहा हम अच्छी भाषा का जो समर्थन करते हैं, और फिर
कहते कहते कह गए उन्मादी सांसद ने ऐसा कहा, उसको हम ठीक नहीं मानते। सांसदों को आप उन्मादी कहें, आप मन में घृणा इतनी भर लें कि आप संसद के अंदर धक्का मुक्की पे उतर जाएं, तो ये कदापि बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर विपक्ष के नेता आप हैं तो वो गरिमा आप में होनी चाहिए। आप धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों का सर फोड़ देंगे, वहां पर जाकर के नौटंकी करने का काम करेंगे, तो हाथ जोड़ करके विनती है, संसद की गरिमा को बने रहने दीजिए, इतना गरिमा को मत संसद की तोड़िए। गरिमा और संविधान की गरिमा को तो अमित शाह जी ने बदनाम किया। एक मिनट, संसद में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी वो सारे सीसी फुटेज कैमरे की क्यों नहीं जारी करती है? क्योंकि सब हमें बदतमीजी ये की है। सदन के अंदर गृह मंत्री ने जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान किया, उनके प्रति हे दृष्टि दिखाई, भाषा का प्रयोग किया, बाबा साहब का अपमान ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो बर्दाश्त करने के लिए आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब के दिए अधिकार, संवैधानिक अधिकार से ये देश चल रहा है। मैं बोलूं, उनका अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी, उन्हें बर्खास्त होना पड़ेगा। पूरे कांग्रेस के देखिए, इतिहास की संसद, क्षमा सुनिए, मेरा टर्न है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या, एग्री टू डिसएग्री। अगर हम किसी की बात से डिसएग्री करते हैं तो चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल मारम पट्टी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम और आप सब देख रहे हैं, कल से ये हो रहा है कि सारंगी जी को चोट लगी, किसने धक्का दिए, तो विषय इंटरोगेशन का, इन्वेस्टिगेशन का। अब वो सारंगी जी का वीडियो जो वायरल है उसमें बता रहा हूँ कि पहले एक छोटी चोट थी, उसके बाद एक पट्टा था, उसके बाद एक बड़ा पट्टा, उसको इतना बड़ा पट्टा लग गया, ऐसा लग रहा था कि ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया है। अब वहां पर जया बच्चन, जया बच्चन जो देश की इतनी प्रख्यात एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड अमिताभ बच्चन इतने बड़े एक्टर है, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि जो एक्टिंग बीजेपी वाले कर रहे हैं वैसी एक्टिंग का तो उनको सबसे बड़ा अवार्ड देना चाहिए। ऐसा तो एक्टर पूरे देश के अंदर कोई नहीं है। तो सोचिए, इस तरह का प्रकार का एक्टिंग बाजी करके, दिखावा बाजी करके देश को आप मूर्ख बना सकते हो। ये सारी चीज करके इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो अपमान हुआ था, उसके प्रति देश का पूरा ध्यान भटका दिया। सारे ध्यानों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का ये काम किया। हम तो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन इतनी अच्छी एक्टिंग, ऐसा लग रहा है ब्रेन ट्रांसप्लांट करके बैठे और शाम को ठीक होकर बैठ गए। आप बताइए, एक्टिंग का अवार्ड किसको मिलना है? जज जस्टिस वारिस पठान, दोनों आप ही हैं। और देखिए, मुझे लगता है जो संसद में हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी भी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और भारत के लिए ठीक नहीं है। और संसद एक विमर्श का स्थान है, संसद एक डिस्कशन का स्थान है। मैं वारिस पठान तुमसे सहमत हूं, लेकिन आप थोड़ा सा पार्शियलिटी कर गए। संसद के अंदर जो हुड़दंग हुआ है, संसद के अंदर जो मारपीट हुई है, 70 साल से ज्यादा उम्र के एक सांसद को मारा गया, पीटा गया, सिर फोड़ा गया। कम से कम मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि ये जायज है। ये ठीक नहीं है अखिलेश जी, और ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जो हुआ है, मैं समझता हूं इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है, वरना ये देश के लोकतंत्र के लिए भयानक खतरा पैदा हो जाएगा। और आगे ऐसा नहीं हो, इसके लिए मोदी को प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसके लिए राहुल जी को जाकर के आईना देखना चाहिए। दंगे मत भड़काओ, एक दूसरे के दिलों के अंदर। आप सभी वक्ताओं ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी का धन्यवाद। Ah!